Hello everyone. So let's start numerical number 3. What is given here? Two forces act at an angle of 120 degree. If greater force is 100 Newton and their resultant is perpendicular to the smaller force, what is the smaller force? So what has been given? We will just justify the given data. Suppose these are the two forces. It has been given. How much forces are given? Two forces are given. Fine. At an angle of 120 degree means the theta will be 120 degree. And if the greater force is 100 Newton, suppose this is the greater force. This is the greater force, 100 Newton. This is the smaller force. We have to find out the smaller force. Then their resultant is perpendicular to the smaller force. Suppose this is the smaller force, then given it is the resultant is perpendicular to the smaller force. बरोबर है? ठीक है? Then if it is perpendicular, then the alpha will be 90 degree. Then the alpha will be 90 degree. Is it clear? Fine. Then we have to see or we have to find out the smaller force. ठीक है? Then we will start. As we know that the formula of angle of resultant, what is that formula? Tan of alpha equal to Q sin of theta by P plus Q cos of theta. Fine. What is alpha? Tan of 90 degree, then Q 100 sin of theta 120 degree. It has been given na, upon P. We have to find out P plus Q. Q means 100 cos of theta 120 degree. Fine. Clear till now? As we have seen, what is the value of tan theta? As we know the tan theta value or tan 90 value. Tan 90 ची व्हॅल्यू जी असते ती असते इन्फिनिटी. किती असते? इन्फिनिटी. याला आपण असं इक्वेट करू शकतो. इन्फिनिटी इक्वल टू 100 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय P प्लस 100 कॉस ऑफ 120 डिग्री. लिख सकते हैं ऐसे? इन्फिनिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकता है. एज वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी. फाइन. तो इसे ऐसे लिख दिया. अभी इक्वेट बोथ द टर्म्स, इक्वेट बोथ साइड्स, इक्वेट बोथ साइड्स. वी हैव टू फाइंड आउट P. सो अपन क्या लेंगे? ये दोनों का इक्वेट लेंगे. P प्लस 100 कॉस ऑफ 120 इक्वल टू 0. यही लेंगे अपन. बराबर है. अब P प्लस 100 कॉस ऑफ 120 कितना आता है? -1/2. कॉस 120 की वैल्यू कितनी आती है? -1/2 इक्वल टू 0. देन P माइन ये दोनों की टर्म कितनी हो जाएगी? 100 इंटू -1/2 इक्वल टू -50 हो जाएगा इक्वल टू 0. henceforth we can find the value of P, that is equal to 50 Newton. Clear यहाँ तक? Now we will move towards the numerical number 4. ये सारी चीज़ें नोट करते चलो आपके बुक्स में. Move towards the numerical number 4. क्या दिया है? What will be the angle between two forces? Angle between the two forces to make their resultant maximum and minimum respectively. Suppose अपने पास में क्या है? दो फोर्सेस है. ये इसका नाम है Q, इसका नाम है P. इन दोनों के बीच में कोई तो भी एक रिजल्टेंट कहीं पे तो भी है. ठीक है. अब इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस. ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना रहेगा जब रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम करना रहेगा. ठीक है. यानी कि आपको क्या करना है? आर मैक्स के टाइम पे थीटा कितना रहेगा वो निकालना है, और आर मिनिमम के लिए थीटा कितना रहेगा वो निकालना है. ठीक है. सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट. आर इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? याद है क्या आपको?
आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अभी आर मैक्स होने के लिए, लक्षात घ्या काय म्हणतो मी, आर मैक्स होने के लिए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, यानी कि कॉस ऑफ थीटा 0 डिग्री इक्वल टू 1 रहेगा। ये सब में वैल्यू कौन सी मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है, इसीलिए कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1। यानी कि ये क्लियर होता है यहाँ पे कि कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है? देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्लियर हो गया? देन ये किस चीज के लिए होगा? फॉर आर मैक्स वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 0 डिग्री। आर मैक्स रिजल्टेंट मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? फॉर आर मिनिमम कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सबसे मिनिमम होनी चाहिए, बराबर है। और सबसे मिनिमम कब होगी थीटा की वैल्यू? सबसे मिनिमम कब होगी थीटा की वैल्यू? आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स के अंदर दिया है थीटा की वैल्यू, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कॉस ऑफ 90 की वैल्यू, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू, कॉस ऑफ 1 की वैल्यू, ये सारा टेबुलर फॉर्म में आपको लिख के दिया है। जब अपनी कॉस की थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो -1 रहेगी, यानी कि 180 डिग्री रहेगा, यानी कि जब थीटा आपका 180 डिग्री रहेगा तब ही आपकी वैल्यू जो आएगी माइनस में कन्वर्ट होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट cos of theta equal to -1 when the cos of theta equal to -1 when the value of theta is equal to 180 डिग्री। ये चीजें क्लियर रखो, याद रखो, ठीक है। विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। Two forces equal to 2p and p respectively act at an point. If first force is doubled and second is increased by 12 Newton, then the resultant is unchanged in direction. What will be the value of P? What will the value of P? अपने को क्या दिया है? दो फोर्सेस दिए है, ये Q है, ये P है। इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच में क्या है? एक रिजल्टेंट है, ठीक है। अब क्या दिया है यहाँ पे? इफ 2p and p, यानी कि पहला जो फोर्स है वो क्या है? P है, और दूसरे फोर्स का नाम क्या दिया है इन्होंने? 2p दिया, यानी कि इसकी वैल्यू दी है। रिस्पेक्टिवली एक्ट एट एन पॉइंट इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड एंड द सेकेंड फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 12 न्यूटन। बराबर है। अब इन्होंने जैसे न्यूमेरिकल में दिया, अपन कुछ भी नहीं कर रहे, वही कर रहे। जो फर्स्ट फोर्स है उसे डबल किया, यानी कि यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई? 4p हो गया, इसका डबल। और सेकेंड फोर्स की वैल्यू क्या किया इन्होंने? इंक्रीज्ड बाय 12 किया, यानी कि p + 12 हो गया, ठीक है। सपोज ये इन दोनों का अल्फा है, रिजल्टेंट का। क्लियर है यहाँ तक? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p? यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है वो निकालना है, p की वैल्यू कितनी है वो निकालना है। अब ये पता है अपने को, रिजल्टेंट दोनों का सेम। यहाँ पे क्या बताया? रिजल्टेंट इज अनचेंज इन डायरेक्शन। रिजल्टेंट का सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब सेम, मैग्नीट्यूड का बोल रहा है, डायरेक्शन सेम रहेगा। यानी कि α1 क्या है? α2 है, बराबर है। यानी कि tan ऑफ α1 इक्वल टू tan ऑफ α2। फॉर्मूला पता है अपने को, क्या है फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा का? p sin थीटा अपॉन 2p प्लस p cos ऑफ थीटा। इस केस के लिए क्या आएगा? p + 12 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4p प्लस p + 12 cos ऑफ थीटा। साइन क्या होगा? कैंसिल होगा। इसे इक्वेट कर सकते हैं अपन, क्या आएगा? 4p²
प्लस पी ब्रॅकेटमध्ये काय येणार पी प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 2p p प्लस 12 प्लस p प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अभी ये टर्म और ये टर्म क्या होगी, ये टर्म और ये टर्म क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी कि अपने पास में क्या रहेगा फाइनली 4p स्क्वायर इक्वल टू 2p p प्लस 12। सही है। देन 4p इक्वल टू डिवाइडेड बाय p किया तो 2p प्लस 12। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो क्या आएगा 4p इक्वल टू 2p प्लस 24। इसे और सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा 2p इक्वल टू क्या आएगा, सिंप्लीफाई किया ऐसे तो ये 4p में से 2p माइनस हो गया, यानी कि 2p इक्वल टू 24। यानी कि p की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12 न्यूटन आएगी। क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी विल स्टार्ट विथ द न्यू टॉपिक दैट इज रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्सेस। सपोज ये एक फोर्स सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, ठीक है। ये फोर्स का नाम है, यहाँ पे एक फोर्स है, इसका नाम देते P1, P2, P3, P4, ठीक है। ये है θ2, θ3, θ4। अब जैसे हमने आपको बताया था कि एक फोर्स को दो अलग अलग इसमें कैसे डिवाइड करते हैं। एक फोर्स को अगर अपन बोलते हैं रिजॉल्व करना है, एक फोर्स को अगर रिजॉल्व करना है तो रिजॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे P1 फोर्स है, ये P1 फोर्स क्या हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, इसीलिए इसको रिजॉल्व नहीं होगा, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। P2 इसे रिजॉल्व कर सकते हैं अपन दो कंपोनेंट्स में, एक रह सकता है वाई में, एक रह सकता है एक्स में। कैसे रिजॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे क्या है थीटा। तो आपको बोला था मैंने, हमेशा जब भी अपने को एक फोर्स को रिजॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी P2, जो भी ये फोर्स की वैल्यू है कॉस ऑफ θ2, P2 वर्टिकल में करते टाइम पे साइन ऑफ θ2। सही है। सेम यहाँ पे भी करना है अपने को। क्या करेंगे, यहाँ पे θ3 है, ये P3 है, यहाँ पे क्या आएगा P3 कॉस ऑफ θ3, P3 साइन ऑफ θ3। क्लियर है। इसे कैसे लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे बताइए। सही है, P4 कॉस ऑफ θ4, P4 साइन ऑफ θ4। ये चीज़ याद रखनी है हमेशा, आपको बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखनी है। अगर कोई फोर्स हमेशा एक्स एक्सिस टुवर्ड राइट साइड जाएगा तो उसे अपन कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएगा तो उसे कंसिडर करते हैं अपन निगेटिव, टुवर्ड्स अप साइड जाएगा तो उसे कंसिडर करते हैं अपन पॉजिटिव, टुवर्ड्स डाउनवर्ड जाएगा तो उसे कंसिडर करेंगे अपन निगेटिव। क्लियर है। सो यहाँ पे ये एक टर्म पॉजिटिव हो गई, ये एक टर्म पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इसके लिए ये निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया। ठीक है। अभी जब हम लिखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्सेस के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, सम लेना पड़ता है ये टोटल फोर्स सिस्टम के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के कितने भी फोर्सेस है उनका सबका एडिशन लेना पड़ता है। कितने फोर्सेस है यहाँ पे, ये फर्स्ट फोर्स है जिसका नाम है P1। उसके बाद में सेकेंड फोर्स क्या रहेगा बताइए मेरे को, क्या रहेगा, प्लस P2 कॉस ऑफ θ2, ये वाला फोर्स। फिर थर्ड फोर्स ये रहेगा हॉरिजॉन्टल में, ये कौन से साइड में जा रहा है, लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए साइन क्या आएगा माइनस P3 कॉस ऑफ θ3। फोर्थ फोर्स यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी साइन माइनस P4 कॉस ऑफ θ4। क्लियर है तक। अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स समेशन चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई समेशन चाहिए अपने को। इसको कोई कंपोनेंट है क्या वाई में, नहीं है, इसका कंपोनेंट क्या वाई में है, कहाँ पे, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड है, इसलिए क्या आएगा पॉजिटिव P2 साइन ऑफ θ2। ये क्या है, इसका कंपोनेंट है, ये अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या साइन आएगी प्लस P3 साइन ऑफ θ3।
यहाँ पे एक कंपोनेंट है y एक्सिस के, ये डाउनवर्ड है क्या अपवर्ड है? डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगी? माइनस P4 साइन ऑफ θ4। ये हो गया इसका विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y का समेशन। अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इसलिए अपना फॉर्मूला क्या रहेगा रिजल्टेंट का? हमेशा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y स्क्वायर। ध्यान में रखो ये कब आएगा?